गुड डे यूट्यूब। तो आज हम अपनी ये वीडियो शुरू करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मेटा डेटा कैसे देते हैं अपने पाइथन पैकेज को, और ये मेटा डेटा देना ज़रूरी होता है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में कही थी कि अ, कि जैसे हम इनिट अपना समझ रहे थे, तो इनिट में कई बार समझ नहीं आता ये इनिट क्यों है। तो उसी के लिए मैं सिखा रहा हूँ दोबारा से। पाइथन खोल रखा है मैंने अपने कंसोल में। तो मैं आपको बताता हूँ, एक हमारा मॉड्यूल होता है इंपोर्ट ओएस। आपको चाहे नहीं पता क्या होता है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। उसको हमने इंपोर्ट किया, तो ओएस मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है os डॉट पाथ डॉट जॉइन। ये भी एरर रिजल्ट करेगा क्योंकि मैंने कुछ पास नहीं किया है इसको। पर ये मैं बता रहा हूँ कि ये इस तरह का फंक्शन होता है, और ये हमें os डॉट जॉइन करने से नहीं मिलेगा, क्योंकि os जो मॉड्यूल है उसके इनिट में उन्होंने पाथ वाली फाइल से जॉइन इनिट में इंपोर्ट ही नहीं किया जैसे हमने सीखा था। तो अगर हम अपने इनिट में कोई फंक्शन नहीं डालेंगे तो वो पैकेज के नाम से कभी भी एक्सेसिबल नहीं होगा इस तरह। पर वो पैकेज के अंदर उस फाइल के नाम से हमेशा एक्सेसिबल रहेगा, os डॉट पाथ डॉट जॉइन। और जैसे मैंने जो ट्यूटोरियल वाला था उसमें बताया था, ये इनिट में हमने ये इंपोर्ट कर लिया था। ये और ध्यान में रखने की बात है कि यहाँ पे हमेशा डॉट होनी चाहिए, पैकेज का नाम होना चाहिए, फोल्डर। और ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। और एक और बात जो हमने करनी थी कि जो हम चीज़ इनिट में इंपोर्ट कर लेते हैं ना, वो एक तो ऐसे तो की ही जा सकती है कि जैसे os डॉट जैसे लिस्ट डिर होता है, एक होता है, तो फंक्शन होता है एक os डॉट लिस्ट डिर। तो os डॉट लिस्ट डिर जो है जी इसके इनिट में इंपोर्ट किया हुआ है। पर इनिट के अलावा भी इसके फाइल नेम से भी इसको रेफ़र किया जा सकता है। जैसे मैं इस ट्यूटोरियल वाले में ट्यूटोरियल डॉट रैंडम यूएसआर एजेंट से भी इसको रेफ़र कर सकता हूँ। और क्योंकि ये अदर्स के अंदर है, तो मैं इसको ट्यूटोरियल डॉट अदर्स डॉट रैंडम यूएसआर एजेंट से भी कॉल कर सकता हूँ। तो दो तरीके होते हैं। और अगर इनिट में हमने नहीं डाला तो हम एक ही तरीके से कॉल कर सकते हैं, ट्यूटोरियल डॉट अदर्स डॉट रैंडम यूएसआर एजेंट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने मेटा डेटा पे। तो मेटा डेटा समझाने के लिए मैं अपना पहले एक बनाया हुआ पैकेज खोलूँगा, और आपको यहाँ थोड़ा फाइल स्ट्रक्चर इस तरह दिखेगा। आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट कंफ्यूज नहीं होना है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले एक होता है रीडमी डॉट एम डी, या फिर आप रीडमी डॉट टी एक्स टी भी एक बना सकते हो। रीडमी डॉट टी एक्स टी या रीडमी डॉट एम डी का मेन मोटिव यही है कि आप यूज़र्स को इसमें बता सको कि इस पैकेज को यूज़ कैसे करना है। और ज़्यादातर जो भी यूज़र आपका पैकेज यूज़ करेगा, वो सबसे पहले उसका रीडमी चेक करेगा कि इसके रीडमी में क्या दे रखा है, इसको यूज़ कैसे करना है। अगर उसको कोई रीडमी नहीं मिलेगा, वो आपके पैकेज में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो आप इस रीडमी डॉट एम डी या रीडमी डॉट टी एक्स टी में एक्सप्लेन कर सकते हो यूज़ कैसे करना है। ये तो बिल्कुल आप पे होगा, क्योंकि आपका पैकेज है, आपने जैसा बनाया है उसको यहाँ एक्सप्लेन कर दो। और रीडमी डॉट एम डी या रीडमी डॉट टी एक्स टी, जिसमें रीडमी अपर केस में हो, ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद आता है सेटअप डॉट सी एफ जी। ये सबसे मेन मेटा डेटा फाइल होती है। सबसे पहले आपको एक सेटअप डॉट सी एफ जी बनानी है। आप ऐसा ऐसा करते जाइए जैसा मैं बता रहा हूँ। तो सेटअप डॉट सी एफ जी में ब्रैकेट शुरू करेंगे, उसके बाद मेटा डेटा लिखेंगे स्मॉल कैरेक्टर्स में, उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद नेम, फिर स्पेस, इक्वल टू, फिर स्पेस, और यहाँ पे अपने पैकेज का नाम, जो पैकेज का नाम आप यहाँ हमेशा देते आए हो अपने इनिट के अंदर, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ दे रखा है।
तो वैसे ही सेटअप डॉट सी एफ जी में आपको यहाँ नाम देना है। उसके बाद लाइसेंस इक्वल टू एक लाइसेंस का नाम देना है। तो अब लाइसेंस की डिस्कशन हम यहाँ से शुरू करते हैं। लाइसेंस क्या होता है, उससे ये फाइल भी डिस्कस हो जाएगी। तो लाइसेंस यूज़र्स को ये बताता है कि जो आपने उनको पैकेज दिया है वो उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। क्या वो उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, क्या वो उसको कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं। कि आपने कोई पैकेज बना के दिया और कोई बंदा है वो उसको अपने पैकेज में इंपोर्ट करे या अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करे और उस प्रोग्राम को कमर्शियली यानी पेड तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे, तो वो क्या ऐसा कर सकता है? क्योंकि उसने आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपना बनाया है, तो आपको राइट है कि आप कोई ना कोई लाइसेंस दे सकते हो। तो लाइसेंस जनरली 2-3 टाइप के होते हैं। एक होता है कि जिसमें आपने जो भी प्रोग्राम बनाया है कोई भी उसको फ्रीली यूज़ कर सकता है और उसको यूज़ करके कमर्शियल एप्लीकेशन यानी पेड एप्लीकेशन में बना सकता है। और एक होता है कि अगर आपने ओपन सोर्स कर दिया है अपना प्रोजेक्ट, यानी आप दूसरों को ये सोर्स सारा प्रोवाइड कर रहे हो और आप दूसरों को ये अपना पैकेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो अगर वो उससे कोई एप्लीकेशन बनाता है तो उस एप्लीकेशन को भी ओपन सोर्स होना पड़ेगा। यानी अगर वो कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहा है हमारी जो हमने ओपन सोर्स कर दिया है, तो उसका पैकेज भी ओपन सोर्स होना ज़रूरी है। और ये चीज़ें हम करते हैं लाइसेंस से। तो लाइसेंस बस कुछ नहीं होता, लाइसेंस के अलग अलग नाम होते हैं। कोई लाइसेंस में कुछ चीज़ें होती हैं, कोई लाइसेंस में कुछ। एक लाइसेंस का नाम होता है MIT लाइसेंस। MIT लाइसेंस आप पढ़ भी सकते हो, बहुत छोटा है। MIT लाइसेंस क्या करता है कि MIT लाइसेंस यूज़र्स को ये पावर देता है कि वो आपके इस प्रोग्राम को, आपके इस कोड को कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियल एप्लीकेशन बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा लाइसेंस, तो बस ऐसे का ऐसे कॉपी कर लो, या आपको ये गूगल सर्च करोगे या आप डकडगो या बिंग सर्च करोगे, आपको ये MIT लाइसेंस मिल जाएगा। बस यहाँ पे ईयर चेंज कर दो जो करंट ईयर चल रहा है और यहाँ पे अपना नाम लिख दो और ऐसे की ऐसी लाइसेंस फाइल बना दो। आप इसको license.txt भी बना सकते हो, आपकी ये पर्सनल चॉइस है कि आप इसको एक्सटेंशन ना भी दो या txt एक्सटेंशन दो, मैंने नहीं दी। तो एक होता है GPL लाइसेंस, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा MIT लाइसेंस रख लो, और आपको समझ आ रहा है तो आगे समझो। GPL लाइसेंस क्या होता है? GPL लाइसेंस वो होता है कि अगर आपने वो लाइसेंस अपने कोड पे लगा दिया तो उससे क्या होगा कि जो बंदा आपका प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, आपका कोड यूज़ कर रहा है, तो उससे वो जो एप्लीकेशन बना रहा है उसको भी ओपन सोर्स होना पड़ेगा। ये चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वो GPL लाइसेंस भी आप वैसे का वैसे यहाँ कॉपी कर सकते हो, कॉपीराइट में ईयर और नेम चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको लाइसेंस के बारे में और जानना है तो लाइसेंस के बारे में हज़ारों वीडियोस भरी पड़ी हैं, मेरे और वीडियो बनाने का कोई तुक नहीं बनता। तो लाइसेंस हमारा डिस्कस हो गया है और setup.cfg में आगे बढ़ते हैं। तो जो लाइसेंस आपने रखा है, मैंने जैसे उसमें MIT रखा तो यहाँ मैंने MIT कर दिया, और अगर आपने GPL रखा हो तो आप GPL भी रख सकते हैं। और अगला है लाइसेंस अंडरस्कोर फाइल इज इक्वल टू फिर लाइसेंस की फाइल। अगर आपने यहाँ license.txt रखा है तो यहाँ पे भी आपको license.txt रखना पड़ेगा। पर मैंने यहाँ बिना एक्सटेंशन के कोई फाइल बनाई है लाइसेंस वाली, तो मैंने बिना फाइल के इस तरह रखा है। तो ये ध्यान रखें, अगर आप यहाँ txt बनाते हैं तो आपको यहाँ भी txt रखना पड़ेगा। तो अगली बात, वर्जन इज इक्वल टू अब वर्जन नंबर। तो वर्जन नंबर होता है कि आपका कोड हमेशा सेम तो रहेगा नहीं, आप उसमें चेंजेस करते रहेंगे, तो उसके वर्जन आपको बदलते रहने पड़ेंगे। एक वर्जन का करेक्ट फॉर्मेट या रिकमेंडेड फॉर्मेट होता है major.minor.patch। कि मेजर आप बहुत ही बड़ा कोई चेंज कर रहे हो एकदम से, तो आप इसको 1 से 2 कर दो या 0 से 1 कर दो। और माइनर, इसमें कोई माइनर आपने फंक्शन ऐड किया है या माइनर कुछ हटाया है, तो आप इसका ये माइनर चेंज कर दो, 1.0 से 1.1 कर दो। और पैच, कि आपने कोई माइनर चीज़ निकाली है, उसमें कोई गलती हो गई है,
तो आप इसको पैच निकाल सकते हो। 1.1 से आप 1.1.1 कर सकते हो। तो आपका आप पहली बार ये मॉड्यूल पब्लिश कर रहे हो तो आप इसको ज़ीरो भी रख सकते हो, 0.0, या आप इसको 1.0 भी रख सकते हो। और आप रखने को तो 1.0.0.0.0.0 कितना ही लंबा रख सकते हो। और रखने को आप ऐसे भी रख सकते हो, 0 1 2 3 4। तो आपकी मर्ज़ी है, ये आप वर्ज़न कैसे भी रख सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी रखते हैं 0.1 0.2 0.3, और कुछ इस तरह भी 0.1.1 0.1.2 इस तरह भी रखते हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप बाद में वर्ज़न निकाल रहे हो वह न्यूमेरिकली बड़ा हो आपके पुराने वर्ज़न से, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके नेक्स्ट लाइन में आता है ऑथर इक्वल टू, यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, और उसके बाद ऑथर अंडरस्कोर ईमेल, यहाँ आपको अपनी ईमेल लिखनी है। और उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन, और इस डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना, और इसमें आपको बस एक छोटी सी लाइन लिखनी है, छोटा सा इंट्रोडक्शन। जो बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है वो आप ऑलरेडी readme.md या readme.txt में लिख चुके हो, और उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली इस तरह लिखते हो नेक्स्ट लाइन में, लॉन्ग अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू फाइल, फिर कॉलन, उसके बाद स्पेस देके आपकी फ़ाइल का नाम। अगर वो readme.txt है तो यहाँ आप txt लिखोगे, अगर .md है तो आप यहाँ .md लिखोगे। और अगर आपकी .md है तो आपको ये लाइन और लिखनी पड़ेगी, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कंटेंट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश मार्कडाउन। क्योंकि जो एमडी फाइल होती है उसका मतलब ही मार्कडाउन होता है, तो आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हाँ ये एक एमडी फाइल है, ये मार्कडाउन फाइल है। और अगर आपकी टीएक्सटी है तो आप इस लाइन को ओमिट कर दो, ये ज़रूरी नहीं। और फिर कीवर्ड्स, जैसे हम गूगल रैंकिंग के लिए कीवर्ड्स डालते हैं कि इस तरह अगर कोई पाइथन सर्च करे, डाउनलोडर सर्च करे, डाउनलोड सर्च करे, सॉन्ग सर्च करे, पाइथन 3 सर्च करे, यूट्यूब सर्च करे, तो उसको आपका पैकेज मिले, तो आप यहाँ कीवर्ड डाल सकते हो। बस ये ध्यान रहे कि वो सारे एक कॉमा से सेपरेट हों और हर कॉमा के बाद एक स्पेस हो। अब आता है प्लेटफॉर्म्स इक्वल टू, अगर कोई आप ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हो जो सिर्फ विंडोज़ पे चलती है तो आपको यहाँ विंडोज़ रखना पड़ेगा। मोर स्पेसिफिकली आपको WIN32 लिखना पड़ेगा। और अगर आप मैक के लिए कुछ बना रहे हो तो यहाँ आपको मैक लिखना पड़ेगा। पर अगर आप सिर्फ पाइथन में कोड कर रहे हो, पाइथन कोड ज़्यादातर क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है तो सभी जगह चलेगा, तो ये रिकमेंडेड है कि आप यहाँ एनी लिखो, अनलेस कि आप कोई हार्डकोर प्रोग्रामर हो जो बहुत ही डीप में जाके विंडोज़ की एपीआई या मैक की एपीआई या लिनक्स की कोई एपीआई यूज़ कर रहा है। आप नॉर्मल पाइथन कोड लिख रहे हो, सब जगह चलेगा। तो इसलिए यहाँ प्लेटफॉर्म्स इक्वल टू एनी करोगे। अब जो आगे की ये चीज़ है ना, ये तभी काम आएगी अगर आप गिटहब ये चीज़ें यूज़ करते हो। अगर आप ये नहीं यूज़ कर सकते या आप ये नहीं करते तो आप इन लाइंस को ओमिट कर दो। और अगर आप नहीं यूज़ करते तो ये आगे के आप कुछ सेकंड्स टपा भी सकते हो, आप इन्हें ना देखो। और अगर आप यूज़ करते हो, हाँ, तो मैं बता दूँ, आपका जो भी प्रिपेयर करने के बाद कोड है वो आप जहाँ भी पब्लिश करोगे, जिस भी रिपोजिटरी में डालोगे, गिटहब या गिटलैब या बिटबकेट जहाँ भी डालोगे, उसके होम पेज का यूआरएल आपको यहाँ डालना है कि ये आपकी यानी आपको अपनी रिपोजिटरी का यूआरएल यहाँ डालना है, यूआरएल इक्वल टू में। और डाउनलोड अंडरस्कोर यूआरएल में आपको डालना है सबसे पहले आपके रिपोजिटरी का नाम, उसके बाद स्लैश, फिर आर्काइव, फिर स्लैश, और इसमें आपको डालना है जो आपका वर्जन नंबर है। वर्जन नंबर डाल के उसके बाद आप यहाँ .zip लिख सकते हो या .tar.gz लिख सकते हो, दोनों ही सही रहेंगे। और ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा ये किस चीज़ के लिए है।
और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने गिटहब पे या कहीं भी ये सब डालो, बट आप डाल सकते हो अगर आप अपना कोड होस्ट कर रहे हो, गिटहब पे मेंटेन कर रहे हो। और ये वाली चीज़ मैं अभी बताऊंगा कि हमें इस तरह क्यों लिखना है। और उसके बाद आपका जो भी बग ट्रैकर का लिंक है, कि जैसे आप गिटहब पे जाते हो, तो इस पे जो यहाँ आपको एक इश्यूज़ का ऑप्शन दिखता है। इश्यूज़ का मतलब होता है बग ट्रैकर, कि यहाँ पे अगर आपको आपके कोड में किसी को कोई प्रॉब्लम दिखी, वो ढंग से काम नहीं कर रहा, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको कॉपी करना होता है और यहाँ पे पेस्ट करना होता है, ताकि अगर किसी को आपके कोड में प्रॉब्लम है, आपके पैकेज में प्रॉब्लम लग रही है, तो वो कहाँ रिपोर्ट करे। उस और ये आप ये ध्यान रखें, प्रोजेक्ट यूआरएल्स इक्वल टू ये डाल के यहाँ पे इंटेंडेशन करनी ज़रूरी है। अगर आप इंटेंड नहीं करोगे ये ब्लॉक, तो ये आपको एरर दिखाएगा। और उसके बाद क्लासिफायर्स इक्वल टू, इसमें भी इंटेंडेशन करनी होती है, और इन सभी में एक सी इंटेंडेशन होगी इन तीनों लाइनों में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी तरह से आपको लिखना है, डबल कॉलन लगा के। फिर अगर आप ये जो पाइथन का मॉड्यूल है, पाइथन में ही लिख रहे हो, ज़्यादातर आप पाइथन में ही लिखोगे, तो यहाँ पे पाइथन लिखना है। और आप ज़्यादातर लैंग्वेज 3 यूज़, पाइथन 3 यूज़ कर रहे होगे, तो यहाँ पे 3 लिखना है। और कई बार ऐसा होता है कि पाइथन की जो मॉड्यूल्स होते हैं वो सी लैंग्वेज में भी लिखे जाते हैं, क्योंकि पाइथन खुद सी में लिखी हुई है, तो आप इसके मॉड्यूल सी में लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सी लिखना पड़ेगा। और लाइसेंस OSI अप्रूव्ड, अगर आपका MIT है तो MIT लिखो, अगर GPL है तो आप यहाँ GPL लिख सकते हो। और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो आपने यहाँ की। अगर आपका कुछ विंडोज़ से रिलेटेड है, अब यहाँ पे जैसे आपने यहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ विंडोज़ के लिए विन लिखना है। अब यहाँ विन नहीं लिखना है, यहाँ आपको पूरा विंडोज़ लिखना है। और मैक मैक का आपको मैक OS लिखना है। और लिनक्स का आपको लिनक्स लिखना है, या लिनक्स का कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप वो भी लिख सकते हो। और अगर आपने यहाँ एनी लिखा है, और ज़्यादातर आपने एनी ही लिखा होगा क्योंकि वो कोड सब जगह काम करता है, तो आपको यहाँ इसी तरीके से OS इंडिपेंडेंट लिखना है कि ये कहीं भी चल सकता है। फिर आपको एक लाइन खाली छोड़ के इस तरह से शुरू करना है ब्रैकेट और ऑप्शंस, फिर एक ब्रैकेट बंद करना है। उसके बाद पैकेजेस इक्वल टू फाइंड, फिर कॉलन। ये आपको ऐसे का ऐसे लिखना है। इसका मतलब ये होता है कि जो इस तरह आपने एक फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बना रखा है ना, वो असल में एक पैकेज का कंटेंट है। तो वो अपने आप ढूंढ लेगा क्या क्या कंटेंट है इसके अंदर। तो हम इसी पे छोड़ देते हैं कि ये ढूंढ लेता है। उसके बाद आता है पाइथन अंडरस्कोर रिक्वायर्स इक्वल टू। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हो जो सिर्फ पाइथन के किसी एक वर्जन में अवेलेबल है, तो आपको वो यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर हो सकता है वो सिर्फ 3.4 में अवेलेबल हो, तो आप ये चीज़ नहीं लगाओगे, आप लिखोगे पाइथन रिक्वायर्स इक्वल टू 3.4। और आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो जैसे 3.4 में अपीयर हुई और उसके बाद अब तक चलती आ रही है, जो आप यूज़ कर रहे हो, तो 3.4 से पहले वाले वर्जन में वो प्रोग्राम काम नहीं करेगा। तो इसलिए आप लिखते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.4। इक्वल टू, तो यह तो आपको लगाना ही है, और आपका 3.4 में ही चलेगा, तो आपको ये इक्वल टू भी लगाना है। और 3.4 से ऊपर चलता है तो आपको इस तरह से लगाना है। तो मतलब ये इक्वल तो लगाना ही है, ये इक्वल तो इसके लिए है। और 3.4 में ही काम करता है तो इस तरह ये और लिखना है, ये लिखा ही रहेगा। और फिर उसके बाद बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही रिक्वायर्ड थिंग, इंस्टॉल अंडरस्कोर रिक्वायर्स इक्वल टू। यहाँ पे सेम सेम इंटेंडेशन होगी सभी में, मतलब इक्वल इंटेंडेशन होनी चाहिए। अब आपने अपने मॉड्यूल में बहुत सारे दूसरे मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए होंगे, जैसे मैंने यहाँ कर रखे हैं, तो इसमें बहुत सारे
और पहले इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो आपको उनका नाम भी लिखना पड़ेगा कि अगर कोई पिप से आपका मॉड्यूल इंस्टॉल करे तो वहाँ पे ये मॉड्यूल्स भी होने चाहिए, तभी आपका मॉड्यूल काम करेगा, क्योंकि आपने अपने मॉड्यूल में ये सब इंपोर्ट कर रखा है। तो पिप को हम इस तरह से ये बता सकते हैं कि जब ये मॉड्यूल इंस्टॉल करे हमारा, तो अगर इनमें से कोई इंस्टॉल्ड नहीं है तो वो भी कर ले, ताकि हमारा प्रोग्राम फेल ना करे। तो यहाँ सेम इंटेंडेशन रख के उन सभी मॉड्यूल्स के नाम लिख दो जो आपने इंपोर्ट किए हैं, और यहाँ मैंने लिख रखे हैं। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के ऑप्शंस डॉट एंट्री पॉइंट्स, और ये वाला सिर्फ तभी करो जब आपके प्रोग्राम में कोई मेन है। आपका प्रोग्राम यूज़र्स के लिए भी बना है कि कोई मेन चीज़, कोई मेन फाइल, कोई मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। अगर सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए है जिसमें सिर्फ इनिट है, तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके प्रोग्राम में मेन है, इस तरह का मेन है, तो ये आगे की कुछ सेकंड सुने, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इसमें होता है कि आपका जो मेन प्रोग्राम है वो आप इस तरह से एग्जीक्यूट करा सकते हो। मैंने एक बार पहले भी बताया था, अगर हम किसी मॉड्यूल का नाम लेते हैं पाइथन को इस तरह, पाइथन फिर स्पेस स्लैश एम पाई डाउन सॉन्ग, इस तरह से नाम लेते हैं, तो वो इस मॉड्यूल के अंदर मेन मॉड्यूल देखेगा, और अगर मेन फाइल देखेगा, और अगर वहाँ एक मेन फाइल है तो वो उसको रन करेगा। पर कभी कभी हम ऐसे चाहते हैं कि किसी यूज़र को इस तरह ना लिखना पड़े, वो डायरेक्टली ऐसे लिखे तो मेन फाइल चल जाए, तो उसके लिए हमें ये वाली चीज़ चाहिए होती है, कंसोल स्क्रिप्ट्स। तो अगर आपने कोई कमांड लाइन एप्लीकेशन बनाई है जो आप एग्जैक्टली इस तरह एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, जो इस तरह से कमांड लाइन पे एग्जीक्यूट हो जाए, तो आपको इस तरह कंसोल स्क्रिप्ट्स लिखना है। कंसोल स्क्रिप्ट्स इक्वल टू, फिर यहाँ एक ब्लॉक इंडेंट करना है, और वो किस नाम से एग्जीक्यूट हो, ज़रूरी नहीं कि आपके पैकेज के नाम से, आप यहाँ इसको कुछ और लिख सकते हो, पर ये कॉल आपके पैकेज को करेगी, कोई और कमांड जो आपके पैकेज को एग्जीक्यूट करती हो। और आपको अब क्या एग्जीक्यूट कराना है उस कमांड से? हाँ, आपको एक मेन फाइल, जो आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कराना है। पर मेन फाइल आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, आपके मेन के अंदर एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। ये रिकमेंडेड है कि मेन फाइल के अंदर आपका जो भी कोड है आप एक मेन फंक्शन के अंदर लिखें, और यहाँ पे इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन में मेन डाल दें, ताकि अगर इस फाइल को एग्जीक्यूट किया जाए तो भी ये सारा रन हो जाए, और अगर एक फंक्शन एग्जीक्यूट किया जाए तो भी ये सारा रन हो जाए। तो इसमें आप ये डालोगे पाई डाउन सॉन्ग्स, यानी आपका यहाँ पैकेज का नाम आएगा, अब मेन फाइल, और उसके बाद कॉलन। कॉलन से क्या हो जाता है, आप अब किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हो, तो उसके अंदर आपका मेन फंक्शन है, तो अब वो यहाँ कॉल हो जाएगा जब भी कोई पाई डाउन सॉन्ग्स लिखेगा। तो आप ये आपने स्पेसिफाई कर दिया, अब ये पाइथन अपने आप देखेगा, पिप जो है अपने आप इंस्टॉल करेगा, देखेगा कि मैं क्या करूँ कि इस तरह से ये एग्जीक्यूट हो पाए। और अगर आपने कोई GUI एप्लीकेशन बनाई है, पहले मैंने कोई कंसोल एप्लीकेशन का बताया, अगर आपने कोई GUI एप्लीकेशन बनाई है तो आपको कंसोल की जगह यहाँ पे लिखना है GUI, इस तरह, तो वो अच्छे से काम करेगा। और आपको ये नहीं समझ आया तो आप इस पूरी जगह को ओमिट कर सकते हो, क्योंकि पैकेज बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो हम ये पूरी setup.cfg कर चुके हैं, अब बस एक छोटी सी चीज़ रह गई setup.py, और ये सबसे आसान है, ये सबकी सेम रहेगी। आपको बस सेटअप टूल्स इंपोर्ट करना है, एक मॉड्यूल होता है जो सेटअप कर पाता है ये सब, और उसके बाद सेटअप टूल्स डॉट सेटअप फंक्शन चलाना है बिना आर्गुमेंट के। ये होता किस लिए है कि हमने ये जो भी चीज़ें बनाई है ना, इनको इनकी रिक्वायर्ड लोकेशंस पे, आपकी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं वहाँ पे ये पाइथन के मॉड्यूल्स हमें कॉपी करने हैं, तो वो सब कुछ ये प्रोग्राम करता है, और उस प्रोग्राम के अंदर हम ये इंपोर्ट करते हैं सेटअप टूल्स। और ये सेटअप टूल्स भी खुद एक मॉड्यूल है जो पाइथन ने हमें खुद प्रोवाइड किया है इस तरह से पैकेजिंग करने के लिए, तो उसका हमें सेटअप फंक्शन रन करना होता है।
और एक और बात, आप अगर कहीं और यूट्यूब पे वीडियोस देखें तो आपको कई बार ऐसा मिलेगा कि कुछ लोग इसी के अंदर जो भी हमने सेटअप डॉट सी एफ जी में स्पेसिफाई किया है, नाम, लाइसेंस फाइल, वर्जन, ऑथर, वो बहुत सारी चीज़ें हम डायरेक्टली यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, नेम इज़ इक्वल टू दिस। तो हम ऐसा क्यों होता है कि जो पुराने पाइथन के वर्जन्स में था वो सेटअप डॉट पी वाई के अंदर ही सब कुछ स्पेसिफाई किया जाता था, पर न्यूअर वर्जन्स में ये कहा जाता है कि आप सेटअप डॉट सी एफ जी के अंदर रखो और सेटअप डॉट पी वाई आपकी बिल्कुल खाली दिखेगी। तो अगर आपको कहीं दिखता है कि नेम इक्वल टू या ऑथर ईमेल, ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है। ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि सेटअप डॉट सी एफ जी में सारा रख दो और सेटअप डॉट पी वाई बिल्कुल खाली खाली सी 2 लाइन का कोड है बस। तो हमारी यहाँ पैकेजिंग की प्रिपरेशन पूरी होती है। अब पैकेजिंग में कुछ नहीं रह गया, बस 2 कमांड्स और रन करनी है और आपका पैकेज बन चुका है। हाँ, पैकेज बन चुका है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपकी गिट रिपोजिटरी है जो आप ये मॉड्यूल बना रहे हो, तो उसको वहाँ पुश कर दो कोड को। अगर आपको गिट नहीं आता तो डोंट वरी, आपके यूज़ का नहीं है। और पुश करने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो हमने यहाँ सेटअप डॉट सी एफ जी में ये आर्काइव 1.0.4 ये अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमने एक वर्जन बना रखा है और हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी को ये डाउनलोड करना हो तो ये इस जगह से डाउनलोड हो, पर हमने ये अभी बनाया ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अपना ये सारा कोड पुश करने के बाद हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा रिलीजेस। हमें यहाँ ऑप्शन दिखेगा, रिलीजेस के अंदर जाते ही, या अगर आप गिटलैब या बिटबकेट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी रिलीज़ या डाउनलोड्स नाम से कुछ होता है। तो आप यहाँ ड्राफ्ट न्यू रिलीज़ करेंगे या फिर न्यू रिलीज़ ऑप्शन होगा, वही का वही वर्जन आप यहाँ पे देंगे और उसका आप टाइटल दे सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और यहाँ से आप पब्लिश कर देंगे। तो क्या होगा कि अब ये वाली जो रिलीज़ है एग्जिस्टेंस में आ जाएगी और यहाँ से वो चीज़ डाउनलोड हो सकती है। और आपको नहीं समझ आया, इसको ओमिट भी कर सकते हो। और ये सब होने के बाद अब क्या चीज़ रह गई, आपका पाइथन पैकेज बनाने के लिए, मतलब सब हो चुका है। अब आपको बस पाईपी पे अपलोड करना है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका फोल्डर है पैकेज का उसी के अंदर चले जाइए। अब आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है, पाइथन सेटअप डॉट पी वाई। अगर आप मैक या लिनक्स पे हो जहाँ पे पाइथन से एग्जीक्यूट नहीं होता, पाइथन 3 होता है, तो आप यहाँ पाइथन 3 लिखो। अदरवाइज़ विंडोज़ पे तो डायरेक्टली पाइथन से एग्जीक्यूट हो जाता है। पाइथन सेटअप डॉट पी वाई एस डिस्ट। तो इससे क्या होगा, आपका जो ये पाइथन है ये एक एक आर्काइव बना देगा उस पैकेज का। जो वो आर्काइव है वो अब डायरेक्टली हम पाईपी पे अपलोड कर पाएंगे। देखो, आपको नहीं समझ आया मैंने क्या कहा, बस बिना सोचे समझे ये कमांड उसी डायरेक्टरी में एग्जीक्यूट करो जहाँ पे आपका पैकेज है, एंटर दबा दो। तो आपको यहाँ कुछ रैंडम चीज़ें दिखेंगी और 1-2 फोल्डर्स एक्स्ट्रा और बन जाएंगे। अब इस फोल्डर्स में आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा डिस्ट, और डिस्ट के अंदर आपको एक नया आर्काइव मिलेगा और यही आर्काइव है जो आपको अपलोड करना है। और अपलोड ऐसे नहीं कि आप ब्राउज़र में जाओगे और आप पाईपी की साइट पे अपलोड करोगे, ऐसा नहीं करना होता। इसको भी कमांड से करना होता है और उससे पहले आपका पाईपी पे एक अकाउंट होना चाहिए और अकाउंट बनाना बहुत आसान है। अभी ये थोड़ा लोड हो रहा है क्योंकि यहाँ नेट थोड़ा स्लो है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आपके अकाउंट पे आपको पैकेज अपलोड करने से पहले एक पाइथन में एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ता है पिप से, जो खुद नेक्स्ट पाइथन आपको देता है। जैसे हमको सेटअप टूल्स भी पाइथन प्रोवाइड करता है, वैसे ही हमें ट्वाइन नाम का मॉड्यूल भी पाइथन प्रोवाइड करता है स्पेशली
आपको पाईपी पे पैकेज अपलोड करने के लिए, तो वो भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। पिप इंस्टॉल ट्वाइन, तो ये ट्वाइन आपका इंस्टॉल करने लग जाएगा और हम देखते हैं हमारा यहाँ पे पाईपी लोड हो चुका है। तो आप यहाँ रजिस्टर करेंगे, अपना नया अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पे आप अपना नाम देंगे, आपकी ईमेल एड्रेस देंगे, आपका यूज़र नेम क्या होता है कि जैसे आप इंस्टा या ट्विटर चलाएं तो एक आपका नाम होता है। नाम तो जैसे अगर आपका नाम अभिषेक है तो अभिषेक नाम से तो कितने होंगे लोग, पर जो यूज़र नेम होता है वो यूनिक होता है। अगर किसी को यूज़र नेम नहीं मिल रहा अपना तो उसके आगे कोई नंबर लगा देगा, अभिषेक 123, अभिषेक 345, अभिषेक अंडरस्कोर 123। तो इस तरह आपको कोई यूनिक यूज़र नेम अपना रखना पड़ेगा। और उसके बाद पासवर्ड, आप अच्छा सा पासवर्ड रखें जो स्ट्रॉन्ग हो, और वही पासवर्ड यहाँ दोबारा टाइप करें, कंफर्म करें और क्रिएट अकाउंट। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे, और लॉगिन नहीं है तो आप यहाँ लॉगिन करके अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस ये टैब बंद कर दो, इसका कोई काम नहीं है। अब काम आएगा हमारा ट्वाइन। हमें अब कुछ नहीं करना, ट्वाइन अपलोड, ये हमें पूरी की पूरी कमांड ऐसे लिखनी है, ट्वाइन अपलोड। उसके बाद हम पहले से ही अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में हैं और हमें अपलोड क्या करना है, ये वाला आर्काइव। तो ये किसके अंदर पड़ा है, डिस्ट नाम के फोल्डर के अंदर। डिस्ट नाम के फोल्डर के अंदर हम फिर आर्काइव का नाम लिखेंगे। और आपको एक बात बताऊं, अगर आपको नहीं पता कि अगर इस नाम से एक ही फाइल एग्जिस्ट करती है ना, तो आप टैब दबाओगे तो ये अपने आप ऑटो कंप्लीट कर देगा कि हाँ इस नाम की कोई फाइल पड़ी है, आपको पूरा नाम नहीं लिखना पड़ेगा। तो ट्वाइन अपलोड, फिर आपकी जो आर्काइव है उसका आप पाथ दे दोगे और आप जैसे ही एंटर करोगे ये आपसे आपकी यूज़र नेम मांगेगा, और यहाँ आपने वही यूज़र नेम भरना है जिस यूज़र नेम से आपने वो क्रिएट किया। तो मैं यहाँ अपना यूज़र नेम भर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ अपना पासवर्ड भरूँगा। और हाँ, ये बात ध्यान रखना कि ये आपके पासवर्ड के कैरेक्टर्स नहीं दिखाएगा। यहाँ मैंने अपना पासवर्ड भर दिया पर ये नहीं दिखाएगा कि आपने पासवर्ड एंटर कर दिया, फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो आप ध्यान से एंटर करना। आपको लग सकता है कि आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, यहाँ टाइप क्यों नहीं कर रहा, बट वो टाइप कर रहा है, वो सेव कर रहा है, बस यहाँ दिखाएगा नहीं। पासवर्ड टाइप करके आप एंटर कर दो और ये अपलोड करना शुरू कर रहा है। और मेरे को इसने एरर क्यों दिया, हाँ ये मुझको ही एरर मिला। आप अपलोड करोगे, आपका अपलोड हो जाएगा और आपको यहाँ एक लिंक देगा कि आप यहाँ पे उस लिंक से अपना प्रोजेक्ट देख सकते हो। और अगर आप वो लिंक कॉपी करना भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह लिखो pip.org, फिर प्रोजेक्ट, फिर स्लैश, फिर पैकेज का नाम जो आपने रखा था, और आप उस लिंक पे पहुंच जाओगे जहाँ आपका पैकेज दिख रहा होगा। और अब ये बात करते हैं कि इसने मुझे एरर क्यों दिखाया, क्योंकि मैं एक बात बताऊं, जो ये पाई डाउन सॉन्ग्स 1.0.4 है ये तो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ पाईपी पे, तो इसीलिए ये कह रहा है फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि मुझे एरर क्यों दिखा रहा है। अब बात आती है कि अगर आपको कोड में चेंजेस करने हैं तो आप अपना वर्जन नंबर तो चेंज करोगे, तो वर्जन चेंज करोगे, कुछ कोड चेंज करोगे, तो उसके बाद उसको दोबारा कैसे अपलोड करना है। लिटरली आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले अपना कोड चेंज करना है। आपने जो भी कोड चेंज किया होगा इन .py फाइल्स में, उसके बाद आपकी जो setup.cfg है उसमें बस यहाँ वर्जन चेंज करना है, मैं वही पड़े रहने दूंगा। यहाँ उसका वर्जन नेक्स्ट कर दो आप, और उसके बाद एक यहाँ पे अपना वर्जन नेक्स्ट कर दो अगर आप गिटहब यूज़ कर रहे हो। और एज़ यूजुअल वैसे का वैसा आपको क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है और वही की वही कमांड रन करनी है, पाइथन setup.py sdist, और उसके बाद वही रन करना है ट्वाइन अपलोड। पर इस बार जब आप sdist वाली कमांड रन करोगे ना, यहाँ पे ये पाई डाउन सॉन्ग्स 1.0.4 यानी आपका जो पैकेज का पहले वाला वर्जन है वो उसका आर्काइव पड़ा होगा, और जब आप sdist रन करोगे अब एक और आर्काइव बन जाएगा, उसका नाम तो वही पैकेज से शुरू होगा
बट लास्ट में उसका वर्जन अलग होगा। अगर मैं यहाँ 1.0.5 बनाऊँ तो अब वो अलग ना नए नाम से आएगा 1.0.5.tar.gz। तो आपको वही उसी तरह से अपलोड करना है। ट्वाइन अपलोड करके डिस्ट फोल्डर के अंदर है, और उसके बाद आपको उसका पाथ डालना है। तो अब आपको नया वाला वर्जन अपलोड करना है। ऑब्वियसली आप मेरी तरह पुराने वाला वर्जन ही दोबारा अपलोड करोगे तो वो कहेगा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। बट अगर आप नए वाला वर्जन अपलोड करोगे इस तरह, अगर मान लो मैंने 1.0.5 बना दिया है, हालांकि मैंने नहीं बनाया है, तो आप अपलोड करोगे तो वो इजीली अपलोड हो जाएगा और आपको कोई एरर नहीं देगा। और अगर आप अ, अपने उस लिंक पे जाओगे जहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को देख सकते हो, तो उसमें आप देख पाओगे कि उसमें रिलीजेस दिखाने लगेगा कि रिलीज हिस्ट्री में आप देख सकते हो 1.0, 1.0.3, 1.0.4, इस तरह आपने दो ही बनाए हैं तो आपको दो दिखाएगा। कि मतलब आपको अगर वर्जन चेंज करना है, कुछ कोड में चेंज करना है, तो सेटअप डॉट सी एफ जी में आपको दो जगह चेंजेस करने पड़ेंगे, एक तो यहाँ और एक यहाँ। और एक और बात, अगर आपने यहाँ चेंज किया है तो मतलब ये लिंक फिर नॉन एग्जिस्टेंट हो गया, क्योंकि गिटहब पे तो 1.0.4 का हमने कुछ किया ही नहीं। तो हमें गिटहब पे फिर से एक रिलीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसी वर्जन से जो हम नया वर्जन अब बना रहे हैं। तो और आपको ये गिटहब वाली चीज़ नहीं समझ आ रही तो ओमिट कर दो, छोड़ दो इसको। तो आई होप आपको पाइथन पैकेजिंग समझ आ गई होगी, और इट्स इजी अगर आप एक बार सीख जाओ। एक बार आपको ये सब टाइप करना पड़ेगा, बट बाद में जब आप नए प्रोजेक्ट्स बनाओगे आपको कुछ नहीं करना। मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि हमें ये पूरी की पूरी चीज़ कॉपी पेस्ट करके अपने दूसरे प्रोजेक्ट में डालनी है, और सेम का सेम ही रखना होता है, खुद का नाम सेम होता है, बस यहाँ नाम पैकेज का नाम चेंज करो। लाइसेंस भी मैं ज़्यादातर सेम रखता हूँ, तो लाइसेंस भी सेम, बस वर्जन चेंज करना है और लिंक चेंज करना है। बाकी सब मेरा वैसे का वैसे रहता है। तो आपको एक बार ज़्यादा लिखने में लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा है, बट बाद में आप यही का यही अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो है।